और सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं प्रदीप सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर होस्टिंग प्लीज आप अपने पास ले लीजिएगा। मुझे इतना गैजेट चलाना आता नहीं है और मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अभी इसकी होस्टिंग की, तो आप प्लीज होस्टिंग अपने पास ले लीजिए पहले। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने सभी सीनियर्स का थैंक्स करना चाहूंगी। गुरु पूर्व का मौका है और मेरा भी मोदी केयर का फर्स्ट प्लान है। प्रदीप सर ने मुझे ये मौका दिया है। पहले साल में पहली बार मैं ये बिजनेस प्लान करने जा रही हूँ। पता नहीं मैं कितना सही करूंगी कितना नहीं करूंगी, बट जितनी भी मैंने नॉलेज गेन की है मैं उसके हिसाब से आज आप सब लोगों के आगे अपना एक्सपीरियंस रखना चाहूंगी। गुरु पूर्व के मौके पे प्रदीप सर, ममता मैम, गिरीश सर, तरुण सर और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनसे भी मैं थोड़ा बहुत कहीं कुछ भी सीखती हूँ, उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी प्रदीप सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और ममता जी का थैंक्स करना चाहूंगी और गिरीश सर का थैंक्स करना चाहूंगी जो मुझे इस बिजनेस में लाए। और थैंक्स करना चाहूंगी समीर सर का, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। तो फ्रेंड्स, आज जो भी मैं बिजनेस प्लान स्टार्ट करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूंगी। और स्टोरी भी मैं अपनी स्क्रीन शेयर के थ्रू करूंगी ताकि हम सब लोग बोर ना हो। सर, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, आप प्लीज अलाउ कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आज बिजनेस प्लान की शुरुआत में एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से करना चाहूंगी। उम्मीद करते हैं हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बात है 1938 की। हंगरी की सेना में कैरली नाम का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पिस्टल शूटर हुआ करता था। उसका कोई भी मुकाबला नहीं था। वो अपनी पिस्टल शूटिंग में इतनी महारत हासिल थी कि वो अपने देशवासियों का बहुत चाहता और बहुत प्यारा था। वो पिस्टल शूटर में ही उसे इतनी महारत हासिल नहीं थी, उसने कई नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी। वो बहुत ही बढ़िया एक पिस्टल शूटर था। बट उसका एक बहुत बड़ा सपना था। वो हमेशा से ही चाहता था कि वो अपनी हंगरी की सेना के लिए गोल्ड मेडल जीते। तो उसका बहुत बड़ा ड्रीम्स था। वो अपने इसी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करता था, दिन रात मेहनत करता था। उसे अपने आप पे बहुत विश्वास था कि एक दिन वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। तो हंगरी की सेना पे भी उसे बहुत भरोसा था। और देश के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे और उससे बहुत सारी उम्मीद थी कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। और उस कैरली को भी अपने पे बहुत विश्वास था क्योंकि उसका बहुत बड़ा ड्रीम था। इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप वो जीत चुका था, जीतता जा रहा था। बट उसका ड्रीम्स इतना बड़ा था, उसको अपने आप पे आत्मविश्वास था, दृढ़ निश्चय था उसका। तो उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था, दिन रात प्रैक्टिस करता था। एक दिन वह वैसे ही अपनी सेना के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। उसने दिन रात एक कर दी थी। वो ना सोता था ना जागता था। उसके माइंड में चौबीसों घंटे उसके ड्रीम्स चला करते थे। एक दिन वो सेना के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड विस्फोट हो गया। तो फ्रेंड्स, उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। सोचो, जिस हाथ पे उसे इतना भरोसा था, जिसके बल पर वो गोल्ड मेडल जीतना चाहता था ओलंपिक्स में, वो ही हाथ उसके शरीर में नहीं रहा। तो हंगरी की सेना में हाहाकार मच गया। सब लोगों के दिल में उदासी छा गई। सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे गोल्ड मेडल आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे होगा सब कुछ। सबकी उम्मीदें टूट चुकी थी। एक शख्स था जिसकी उम्मीद नहीं टूटी थी, वो था कैरली। उसे अपने आप पे भी अब भी बहुत भरोसा था। उसने कहा, क्या हुआ अगर मेरा राइट हैंड नहीं है तो क्या हुआ, मेरा ओनली वन हैंड लेफ्ट हैंड तो है। मैं उस लेफ्ट हैंड से गोल्ड मेडल जीतूंगा। और कहते हैं ना दोस्तों, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी केरली ने हार नहीं मानी, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा क्योंकि उसके सामने उसका सपना दिख रहा था, उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
वो आया, वापस आया 6 महीने के बाद अपना इलाज करा के। जब वो वापस आया, उसने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की। उसे बहुत पेन होता था, उसे बहुत दर्द होता था, बट वो सारा पेन, वो सारा दर्द उसके सपनों के आगे बहुत कम था, बहुत छोटा था। उसे दिन-रात सिर्फ अपना ड्रीम दिखाई देता था, वो गोल्ड मेडल दिखाई देता था, वो चैंपियनशिप दिखाई देती थी, वो ओलंपिक्स दिखाई देता था, जिसमें वो पार्टिसिपेट करके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था। तो फ्रेंड्स, उसने बहुत मेहनत की, दिन-रात मेहनत की। किस्मत से 1939 में एक नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें उसने भाग लिया। गया वो वहाँ पे, उसने प्रैक्टिस की थी क्योंकि दिन-रात वो कभी उसने हार नहीं मानी थी। उसने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जब वो वहाँ गया तो वहाँ पे जितने कॉम्पिटिटर आए हुए थे, वो सब कैरली को देख के बड़े खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कैरली से कहा, वाह, आप तो कितने ग्रेट मैन हो, इतना सब कुछ आपके साथ होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी, आप हमारा हौसला अफ़ज़ाई करने यहाँ पे आए हो, हमारी हिम्मत बढ़ाने यहाँ पे आए हो। बट केली ने क्या कहा, मैं आपका हौसला अफ़ज़ाई करने ही नहीं आया हूँ फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कॉम्पीट करने आया हूँ। तो सोचिए कितने महान व्यक्ति थे केली कि जिन्होंने इतने सारे चैलेंजेस आते हुए, जो कि राइट हैंड ही उनका सब कुछ था, जिसके बेस पे ही उन्हें गोल्ड मेडल जीतना था, वही हाथ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उन लोगों के साथ कॉम्पीट किया। तो सोचो दोस्तों, क्या हुआ होगा उस चैंपियनशिप में, कौन जीता होगा? जी हाँ, वो चैंपियनशिप 1939 की चैंपियनशिप कैरली ने अपने देश के नाम करी। वापस में कैरली हंगरी की जनता में उत्साह दौड़ गया, आत्मविश्वास वापस आ गया और कैरली भी जोरों-शोरों से अपनी तैयारियाँ करने लगा और मोटिवेट हुआ। अपने ड्रीम्स को उसने फिर कभी नहीं छोड़ा। फिर उसको जब भी उसको पेन होता है, जब भी उसको दर्द होता है, जब भी उसको कुछ उसकी हिम्मत हारती, तो बस उसको सिर्फ़ उसका उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रीम याद आता। तो फ्रेंड्स, उसने ऐसी प्रैक्टिस करते रहा। 1940 में एक ओलंपिक्स होने वाला था टोक्यो में, उसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस की उसने, दिन-रात मेहनत करी, अपने लेफ्ट हैंड से मेहनत करी और बदकिस्मती से वो वर्ल्ड वार की वजह से 1940 का ओलंपिक कैंसल हो गया। तो फ्रेंड्स सोचो, क्या हुआ होगा उस समय? उसके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता था, वो क्विट कर दे, भाग जाए, अपने सपनों को भूल जाए या दोबारा खड़ा हो, हिम्मत ना हारे और अपने ड्रीम पे फ़ोकस करे। फिर फ्रेंड्स, उसने अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस करते हुए हिम्मत नहीं हारी, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। 1944 में एक और ओलंपिक्स होने वाला था, उसके लिए तैयारी की, उसमें पार्टिसिपेट किया, बट बदकिस्मती से 1944 वाला भी ओलंपिक्स वर्ल्ड वार की वजह से, सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से कैंसल हो गया। तो अब तो सबकी हिम्मत हार गई थी। यहाँ पे केरली भी हार गया था। उसने सोचा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ड्रीम शायद कभी भी पूरा नहीं होगा। फिर उसके अंदर मन से, अंतरात्मा से उसने आवाज़ आई कि नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके हाथ-पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छा अपने लिए एक मिसाल कर देते हैं दुनिया को। तो क्या हुआ, मेरा एक हैंड नहीं है, तो मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं दोबारा एक बार फिर कोशिश करूँगा, उसमें फिर आत्मविश्वास आया। तो फ्रेंड 1948 में ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स में फिर कैरली ने भाग लिया, बट इस बार क्या था कि कैरली 10 साल पीछे जा चुका था अपने कॉम्पिटिटर से। नए-नए कॉम्पिटिटर थे, नए-नए लड़के थे, युवा था वहाँ पे सारा, सारी टेक्नोलॉजी चेंज थी और वो 10 साल पीछे जा चुका चुका था। कहाँ 1938 की बात और कहाँ 1948, पूरा 10 साल वो पीछे हो चुका था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, कॉम्पिटिट किया और वो 1948 का गोल्ड मेडल उसने अपनी हंगरी की सेना के लिए जीत ही लिया। इससे उसको और उत्साह आया, सबने और उसका समर्थन किया और उसने यहीं पे नहीं रुका, उसने 1952 में होने वाले ओलंपिक्स में भी दूसरा गोल्ड मेडल अपने देश की जनता के नाम किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही होती है कि हार मानो तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, हमें डटे रहना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। अगर हमारे सपने हैं, तो हमें क्विट नहीं करना चाहिए। और ड्रीम्स, जैसे केरली का ड्रीम्स था, वैसे ड्रीम्स हम सब लोगों के ड्रीम्स होते हैं। कई लोगों को विदेश यात्रा का ड्रीम्स होता है कि वो बाहर जाएँ, घूमें-फिरें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। किसी का बहुत अच्छे घर का सपना होता है, किसी का आर्थिक फ्रीडम का सपना होता है कि उनका बैंक बैलेंस इतना हो कि उन्हें कोई भी सामान खरीदने से पहले हिचकिचाना ना पड़े। जिस सामान को वो खरीदे उसका टैग ना देखना पड़े, उसकी एमआरपी ना देखना पड़े। किसी का सपना होता है कि उनके पास बहुत लग्ज़री गाड़ी हो, लंबी चमकती हुई गाड़ी हो। सबके फ्रेंड्स, सबके अलग-अलग ड्रीम्स होते हैं। मेरे भी ड्रीम्स हैं, आप सबके भी ड्रीम्स होंगे। क्या हम सबके ड्रीम्स पूरे हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते हैं? जिन लोगों में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और गिव अप ना करें जो लोग, उन लोगों के सपने ज़रूर पूरे होते हैं। बट हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ हो, चाहे हमारा बिज़नेस हो, चाहे हमारी जॉब हो,
हम लोग थोड़ी सी भी कुछ भी परेशानी आती है, हम लोग हार मान लेते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। हमारी लाइफ के ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कई बार होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, हम अपने घर की ज़रूरतें ही पूरी करते हैं। बट हम क्या कहते हैं, क्या करना है, ये सपने तो हमारे लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनसे हम घबरा जाते हैं, डिफिकल्टीज़ आती हैं, उनका सामना नहीं कर पाते, गिव अप कर देते हैं, हमारे सपने फिर नहीं पूरे होते हैं। हमारे लाइफ में कितने सारे ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जिन्हें हम अपने सपनों के रास्ते में आते हैं और उन्हें हम देख के घबरा जाते हैं और अपना फोकस खो देते हैं, अपने ड्रीम्स को पाने की लालसा छोड़ देते हैं। बट फ्रेंड्स, हमें स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि कहते हैं स्ट्रगल पे चल के ही सक्सेस का रास्ता क्लियर होता है। जितने भी चैलेंजेस, परेशानियां, स्ट्रगल्स आते हैं, उन पे चल के ही हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जो इस रास्ते पे चल पड़ता है वो सफल हो जाता है और जो नहीं चल पाता वो कुछ नहीं पाता। तो हमें भी अपनी लाइफ के स्ट्रगल से लड़ना चाहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए। आई एम रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। मैं अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ मीन्स सारे चैलेंजेस को पीछे छोड़ के अपने सपनों पे फोकस करना चाहती हूँ, अपने सपने सारे पूरे करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी जॉब लाइफ में नहीं कर पाई और अब अपने इस बिज़नेस से देख पा रही हूँ, बिज़नेस में देख पा रही हूँ। आर यू रेडी फॉर ए न्यू बिगिनिंग? क्या आप भी अपनी एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? आप भी अपने सपनों को पाने के लिए तैयार हैं? और लग्ज़री गाड़ी, होम, घर, टूर, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हैं? अगर आपका आंसर हाँ है, तो अवसरों की दुनिया में आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्च्युनिटी। अवसरों की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या होते हैं फ्रेंड्स ये सपने? कैसी अपॉर्च्युनिटी है? किनके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आइए चलते हैं, हम एक स्लाइड के थ्रू समझते हैं। एक ये स्लाइड्स हमें दिखा रही है, एक तरफ ड्रीम्स है, एक तरफ रियलिटी है। रियलिटी में हम क्या देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल में 7 लोग सवार होके जा रहे हैं, जिसमें से 2 आगे बैठे हैं और एक बाइक चला रहा है और 3 पीछे हैं, एक उनके साथ उनका डॉगी है। ये भी इनकी प्रॉब्लम है कि डॉगी को किसके पास छोड़ें, पड़ोसियों के पास तो छोड़ नहीं सकते, तो डॉगी को भी कैरी करके ले जा रहे हैं। तो एक छोटी-सी बाइक में ये 7 लोग सफर कर रहे हैं। दूसरी ओर ड्रीम्स हैं, हमारे को एक लंबी-सी चमचमाती हुई गाड़ी दिख रही है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे पास भी एक ऐसी गाड़ी हो? कभी आप टाइम निकाल के इन लोगों से मिलके जाके पूछिए, क्या ये नहीं चाहते कि इनके पास भी एक 4 व्हीलर हो, जिसमें अपने अपनी फैमिली को पूरा आराम से ले जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके, अपनी ज़िंदगी अच्छे से सर्वाइव कर सके। इनके जी हाँ, इनके भी यही सपने होंगे, इनका भी यही जवाब होगा कि हाँ, इनको भी एक फ़ोर व्हीलर, एक गाड़ी चाहिए, जिसमें ये आराम से सफ़र कर सकें। दूसरी स्लाइड रियलिटी की दूसरी स्लाइड हमें दिखा रही है कि एक हाउसवाइफ किचन में खाना बना रही है। तो कभी टाइम निकाल के देखिए, पूछिए इस हाउसवाइफ से, क्या इसके सपने नहीं होते? इस हाउसवाइफ से क्यों, मेरे से भी पूछिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, क्या मेरे सपने नहीं होते? लेकिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम किचन में ही रह जाते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन हमसे पूछा जाए तो हमारे भी सपने होते हैं, हम भी चाहते हैं कि कभी हम बाहर जाके अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करें, हमारे भी सपने होते हैं। बट क्या हमारे सपने पूरे होते हैं कई बार? सपने तो सबके होते हैं। और तीसरी स्लाइड्स में रियलिटी में हम देख पा रहे हैं कि एक गार्डन में एक फैमिली घर से बनाया हुआ खाना लाके एक पिकनिक बना रही है और इनके फेसेस को आप देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये लोग कितने खुश हैं। क्योंकि इनकी रियलिटी यही है, इनकी लाइफ ही यही है। लेकिन अगर इनसे जाके भी पूछे क्या इनके सपने नहीं है? सपने तो इनके ही होंगे, बट लेकिन ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है हमें स्लाइड में कि लोग एन्जॉय कर रहे हैं, विदेश यात्रा घूम रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे या हमसे पूछेंगे कि हमारे सपने नहीं है कि हम बाहर जाके एन्जॉय करें, देश-विदेश की यात्रा करें? हम सबके सपने होते हैं फ्रेंड्स, बट क्या कारण है कि इतने सारे, इतने बड़े-बड़े डिफरेंसेस हम लोगों के बीच में हैं? तो आइए देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। हमारी अगली स्लाइड ली गई है रिच डैड और पुअर डैड से। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयी क्या होते हैं? जो सुबह 9 से 5 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं, सिंगल काम करते हैं, किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं। सुबह 9 से 5 बजे की जॉब करते हैं। और एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं? जिनका छोटा बिज़नेस होता है, अपना छोटी-मोटी दुकान होती है, शोरूम होते हैं, जिसका शटर उन्हें रोज़ खोलना होता है, रोज़ बैठना होता है वहाँ पे, जितना वो बैठेंगे, जितने दिन जाएँगे, उतनी ही उनकी कमाई होगी। वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। वो इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं, वो जितने दिन शटर खोलेंगे उतने दिन उनकी दुकान चलेगी, उतने दिन उनका पैसा आएगा, उनकी एक्टिव इनकम आएगी। तो ये लोग इंडिविजुअल अकेले काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि नीचे 95% लोग जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के हैं, वो सिर्फ हमारे सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में आते हैं। और उनमें से सिर्फ 5% वर्ल्ड वेल्थ के लोग 5%, सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं। तो यही कारण है हमारे डिफरेंसेस के।
और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो अनलिमिटेड काम करते हैं और एक टीम वर्क में काम करते हैं। वो अपने नीचे टीम क्रिएट करते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं। उस समय वो अपना टाइम और अपना पैसा देते हैं, लेकिन वो विजनरी होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि जैसे धीरू भाई अंबानी ने जियो निकाला, तो जियो निकाला तो उन्होंने जिस समय उन्होंने उसका प्रोडक्शन किया, उस समय सिम को निकाला, उस समय उन्होंने अपना टाइम, फ्रीडम और अपनी मनी सब कुछ लगाई। लेकिन उन्होंने एक ही बार ये सब कुछ लगाई बार-बार, लेकिन आज हर घर से पूरे हिंदुस्तान से जियो का पैसा वो कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो विजनरी हैं। उनका मोटिव क्या है कि एक लोगों से 100 रुपया ना लेके 100 लोगों से 1-1 रुपया लिया जाए। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, यानी कि एक बार काम करो और बार-बार हमारी इनकम आती रहती है। और फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो हैं सिर्फ 5% है और इनके पास पैसा कितना है वर्ल्ड वेल्थ का 95%। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ नहीं पाते हैं, जबकि अब 24 साल हो गए समीर मोदी सर को इस बिजनेस को, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ पे लाते हुए, मोदी केयर को हमारे साथ लाते हुए। लेकिन अभी भी बहुत लोग आनाकानी करते हैं, लोग कभी समझ नहीं पा रहे हैं इस बिजनेस को अभी भी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देख रहे हैं हमारी अगली स्लाइड में कि 1940 की बात करें तो उस समय हमारा घर का खर्च सिर्फ 10 रुपए में चल जाता था। सिर्फ हम अपना जीवन काट रहे होते थे, अपनी फैमिली चला रहे होते थे, अपना सपना पूरा नहीं कर पाते थे। उसके बाद एक जीरो और बढ़ती है, 20 साल हो जाते हैं, 1960 में हमारे घर का खर्च 100 रुपए हो जाता है। फिर आगे 20 साल बाद एक जीरो और बढ़ती है तो हमारा घर का खर्च 1000 रुपए हो जाता है। हम उसी में सीमित हो जाते हैं, उसी को कमाने के लिए जद्दोजहद में लग जाते हैं कि जैसे तैसे हम 1000 रुपए कमा ले जी, हमारे घर का खर्चा पूरा हो जाएगा। ड्रीम तो कुछ होता ही नहीं है वहां पे। उसके बाद 2000 आया तो हमारा घर का खर्च 10,000 में चलने लग गया, हमारा पूरा घर का खर्चा 10,000 में चल गया। अब 2020 जब चल रहा है तो 20 में भी 1 लाख में भी हमारा घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पाता। ये भी 1 लाख रुपया भी हमें कम पड़ता है। उसके बाद अब जानते हैं कि हमारे बोलता है साइंटिस्ट, लेखक बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो आज जो अब्दुल कलाम साहब जी हैं, इन्होंने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का तेजी से बढ़ने वाला ऐसा बिजनेस बन चुका है, अगर आज युवक युवती इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी का बेस्ट नहीं पा सकेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोली और कितने बड़े ये लोग हैं। दूसरा हमारे पास है रॉबर्ट कियोस्की। रॉबर्ट कियोस्की एक महान लेखक है। इन्होंने बोला है दुनिया के रिचेस्ट लोग जो हैं बिजनेस बिल्ड करते हैं और बाकी जो लोग हैं जॉब की तलाश करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर हमने अपना नेटवर्क नहीं बनाया तो कोई हमें नौकरी पे रख लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए, और हमारा सपना तो रह ही जाएगा। उसके बाद है ब्रेन ट्रेसी। इन्होंने, ये भी बहुत बिग मोटिवेशनल स्पीकर है। इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अनलिमिटेड बिजनेस है, इसका कोई अंत नहीं है और ये लगातार ग्रो करता जाएगा, क्योंकि इसमें और समझदार लोग आते रहेंगे और बहुत जल्दी ये बिजनेस वर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेबल बिजनेस बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्टीफन कॉवे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी कोई एक बुक लिखी है 7 हैबिट्स समथिंग समथिंग करके, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा। इनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अब वो वक्त आ गया है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अब ये रास्ता बन गया है लाखों लोगों का सपना पूरा करने का। तो देखा फ्रेंड्स, कितने महान लेखकों ने और साइंटिस्टों ने क्या क्या कहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उसके बाद हमारे बिल गेट्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं। ये सुनिए क्या कहते हैं। इन्होंने कहा है, अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करने का चांस मिले लाइफ को तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। सोचो कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। उसके बाद रिचर्ड ब्रांसन है। इन्होंने बोला, अगर कोई आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है तो ना मत कहिए। आपको पता नहीं है कि आपको उसे कैसे करना है, बट ना मत कहिए, उसे यस कहिए। उसके बाद उसे सीखिए कि इस काम को कैसे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखिए फ्रेंड्स, हमारे दिग्गजों ने कितनी महान बातें की है, तो हमें भी अब इस बिजनेस को समझ लेना चाहिए। तो वेलकम टू मोदी केयर, द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मोदी केयर में आपका स्वागत है, क्योंकि हम देख चुके हैं, जान चुके हैं मोदी केयर की ताकत, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। तो मोदी केयर में आपकी अपॉर्चुनिटी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है मोदी केयर, कहाँ से आया है मोदी केयर और किसने इसकी शुरुआत करी। थोड़ा सा हम इनके बैकग्राउंड के बारे में जाएंगे। तो मोदी केयर की स्थापना राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 में 400 रुपए से की थी। 1933 से लेकर 1972 तक इन्होंने 27 नई कंपनियां
27 नई इंडस्ट्रीज की स्थापना की मोदी ग्रुप के तले, बैनर के तले, जिसमें से शुगर मिल एक थी, जो इन्होंने हिंदुस्तान की फर्स्ट शुगर मिल कंपनी, फर्स्ट टाइम शुगर मिल कंपनी हिंदुस्तान की राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के द्वारा आई थी। इनके पास भोजन को डिहाइड्रेट करने का फॉर्मूला भी था। इन्होंने देश सेवा में वर्ल्ड सेकंड वार में देश के नाम पर फॉर्मूला देश को दे दिया था, जिसके लिए इनको 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसीलिए इनको गवर्नमेंट ने राय बहादुर की उपाधि भी दी थी और इन्हें कहा जाता था राय बहादुर गुजरमल मोदी। उसके बाद इनके बेटे आए के मोदी जी। जैसे विजनरी इनके पिताजी थे, वैसे ही विजनरी के मोदी जी भी रहे हैं। इन्होंने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने बिजनेस को ग्लोबली तक पहुंचा दिया। आज दुनिया भर में 90 देशों में मोदी ग्रुप का नाम काम करता है और इसको जाना जाता है मोदी इंटरप्राइजेस के नाम से। इन्होंने भी कई ट्रेंड सेट किए, जैसे इनके पिता ने ट्रेंड सेट किए, इन्होंने चीनी मिल्स बनाई, इन्होंने भी ट्रेंड सेट किए। इन्होंने जीरोक्स मशीन जो फोटोकॉपी करने के काम आती है, इन्होंने हिंदुस्तान में पहली जीरोक्स मशीन मोदी ग्रुप के द्वारा लाए, जिसे मोदी जीरोक्स के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में पहली धागा मिल कंपनी भी के मोदी सर ने ही लगाई, जो रियोन धागा मिल के मोदी साहब के द्वारा लगाई गई। इनके बाद आए इनके विजनरी पुत्र समीर मोदी सर। कहते हैं ना, जैसे दादा जैसे पिता वैसे ही बेटे। आज से 24 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसी कोई चीज लाई जा सकती है। नहीं सोचा होगा किसी ने भी, क्योंकि आज भी हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं पहचान पा रहे, उसकी ताकत को नहीं पहचान रहे। तो 24 साल पहले सोचो, ऐसी कंपनी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो। इन्होंने हिंदुस्तान को फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दी और एक और ट्रेंड सेट किया। इन्होंने मोदी केयर को बनाया IDSA की पहली फाउंडिंग कंपनी। हम IDSA के इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फाउंडिंग मेंबर बन चुके हैं दोस्तों। आज कितनी खुशी की बात है। उसके बाद हमारी कंपनी ने अवार्ड्स जीते, GMP सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। ये सब मोदी ग्रुप की वजह से है, जिन्होंने शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की और हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग करना सिखाया। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि कितना मजबूत इनका बैकग्राउंड है। हर कोई इन पे आराम से ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन हम ही कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी इस पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इतना अच्छा बैकग्राउंड होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं है कि कंपनी कैसी है और कैसी नहीं। आइए देखते हैं, इनके आगे भी बहुत सारी कंपनीज हैं। के मोदी ग्रुप्स की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे इनको बहुत अच्छी अर्निंग आती है, जिनमें से एक है ईगो थाईलैंड रसियन चैन, ईगो थाई रेस्टोरेंट चैन, कलर बार कॉस्मेटिक्स, पान विलास, टी सिटी, पंडा गोली, इन्फोफिल, 24/7 डिपार्टमेंटल स्टोर। सो फ्रेंड्स, ये ही के मोदी ग्रुप्स लेके आया है मोदी केयर को। तो सोचिए इनको क्या जरूरत थी मोदी केयर को लाने की, जब इनके पास इतनी सारी कंपनियां, इतना सोर्स ऑफ इनकम इनके पास थी, इतनी सारी कंपनियां जहां से इनके पास पैसा आता है, तो इन्हें क्या जरूरत है मोदी केयर को हिंदुस्तान में लाने की। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक सवाल उठता है, क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? क्या आप मोदी केयर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप मोदी केयर कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ नहीं करना होगा। मेरा फिर से क्वेश्चन है, हम लोगों में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं? कितने पेस्ट करते हैं? कितने लोगों के घर में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है? आंसर होगा हम सबके घर में। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन होता है, ये सब सामान हम कहाँ से खरीदते हैं? ये सब सामान हम या तो मॉल से खरीदते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं, बिग बाजार से खरीदते हैं या इजी डे से खरीदते हैं। उम्मीद करते हैं हम सब लोग अभी तक यहीं से खरीदते आए होंगे। उसके बाद अगर ये सब सामान हम पहले की तरह खरीदते रहे, यह केवल हमारा खर्चा ही बना रहा। अगर और दूसरी तरफ देख लीजिए, एक आदमी पैसों में खेल रहा, अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा रहे? तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा आप दुकानदार को दे के आए और उससे सामान खरीद के आए, या आप ये चाहते हैं कि आप अपना सामान खरीदे और पैसे कमाए? मैंने तो चूज कर लिया कि मैं सामान खरीदूंगी और पैसा कमाऊंगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट है जिसे खरीदने से हमें पैसा आने लगता है। तो हमारे पास 1100 से भी ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, 11 कैटेगरी से भी ज्यादा के हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स हैं। 11 क्या कहेंगे, एक इसमें एक और टेक्निकल प्रोडक्ट और जुड़ गया, और इसके बाद आने वाले ना जाने कितने और इसमें प्रोडक्ट अभी जुड़ते जाएंगे, कैटेगरीज आती जाएंगी। कुछ लॉन्च हो गई हैं और कुछ लॉन्च होनी बाकी हैं।
तो सुबह से शाम तक का हमारे पास पूरा सामान है। इसमें हमारे पास पर्सनल केयर है, फूड बेवरेज है, स्किन केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, ओरल केयर है। तो सुबह से रात तक का हमारे पास पूरा सामान है। तो क्यों ना हम इन सामान को खरीद के पैसा कमाएं। और फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी नॉलेज मैं आपको और देना चाहती हूँ। जैसे ही हम मोदी केयर के प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं तो हमें मिलता है लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट, यानी कि जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा। और साथ ही साथ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 30 दिनों के अंदर 25 दिन तक यूज करने के बावजूद पसंद ना आने पर, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसे वापस कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे हर प्रोडक्ट के साथ समीर मोदी जी के सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ विद उनके सिग्नेचर हर प्रोडक्ट पे मेंशन होता है ना? कितनी बढ़िया बात। उसके बाद अपनी जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर, जब हम मोदी केयर के कस्टमर बन जाते हैं, मोदी केयर के पार्टनर बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी इनकम, अपने खर्चों को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम कंसल्टेंट बनते हैं। सपोज हमने 3000 का सामान खरीदा तो उसके हमको पर्सनल वॉल्यूम मिल जाता है 1500 पॉइंट। क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते, मोदी केयर में 7% से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मंथ का जो हमारी परचेजिंग होती है, फर्स्ट मंथ का जो हमारा चेक होता है, वो 15 से इंटू कर देते, 15 सत्ते 105। तो 105 रुपए का हमारे पास फर्स्ट मंथ हमारी खरीद पे चेक आना भी शुरू हो जाता है। वही चेक जुड़ते जुड़ते आगे 7% से 22% तक भी आप सेल्फ यूजर बन के भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें हर मंथ ऑफर मिलते हैं। अगर हम 1000 का सामान खरीदते हैं तो हमारे को 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर हम 2000 का खरीदते हैं तो 200 का मिलता है। अगर 5000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 500 का सामान फ्री मिलता है। और 3000 का खरीद रहे हैं तो 300 का सामान हमें फ्री मिलता है। ये भी टाइम टू टाइम ऑफर हमारी कंपनी हमें देती रहती है। उसके बाद एक बहुत अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम हमारी कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। ये प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं है, लॉयल्टी प्रोग्राम ये सिर्फ मोदी केयर के लॉयल कस्टमर के लिए है। इसमें क्या करना होता है, हमें हर महीने 2500 से 5000 का सामान 15 तारीख से पहले पहले खरीदना होता है। और जितने आपके अमाउंट का एवरेज बनता है, 7वें महीने में कंपनी आपको उतनी एवरेज का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फिर भी अगर आप कस्टमर बने रहे मोदी केयर के और आपने ये चेन ब्रेक ना करी, आप इसके लॉयल कस्टमर बने रहे, आपने 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें महीने तक आपने ये सामान खरीदते रहे, इसके लॉयल कस्टमर बनते रहे कंपनी के, तो कंपनी आपको डबल अमाउंट का सामान फ्री देती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं हम ऐसे। सपोज आप लॉयल्टी प्रोग्राम में आए, आप कस्टमर हैं आप, तो आपने 6 महीने तक 5000 का सामान खरीदा। 7वें महीने कंपनी आपको 5000 का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। उसके बाद आपने यही क्रम कंटिन्यू करा, 7वें 8वें 9वें 10वें महीने भी आप कंटिन्यू 5-5 हजार का सामान खरीदते रहे, तो कंपनी आपको 13वें महीने में 10,000 का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी। तो टोटल हुआ हमारा 15,000 का सामान। 7वें महीने में 5,000 का मिला था और 13वें महीने में 10,000 का, तो टोटल हो गया हमारा 15,000 का। तो आइए देखते हैं कस्टमर के बेनिफिट्स। सपोज आपने 3600 का सामान 3000 में खरीदा कस्टमर बन के मोदी केयर का, तो आपने यहाँ पे बचाए डिस्काउंट के रूप में 600 रुपए। उसके बाद आपको 3000 की खरीद पे आपको 300 का प्रोडक्ट फ्री मिला। उसके बाद आपका बोनस बनता है 105 रुपए का। जैसे कि अभी मैंने समझाया था, आप 7% से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0% से नहीं होता है। तो 105 रुपए का आपका वो चेक बन गया। और लॉयल्टी ये जो 900 रुपए आप देख पा रहे हैं, इसको कैलकुलेट ऐसे किया गया कि सपोज आपने 3600 का सामान खरीदा आपने, तो आपको 7वें महीने 3600 का सामान फ्री मिला और 13वें महीने में आपको 7200 का सामान फ्री मिला। तो टोटल मिला के हो गए 10,800। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज निकलती है 900। तो कंपनी हर महीने लॉयल्टी के रूप में आपको 900 रुपए देती है। तो टोटल हमने कितना बचाया, 1945 रुपए हम बचा चुके हैं। तो क्या ये बुरा है? नहीं, बहुत अच्छा है। अगर यही सब काम, यही सब आप, मेरा क्वेश्चन होता है, यही सब आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, जानकारों को दिलाना चाहेंगे? अगर आपका आंसर है यस, तो चलिए देखते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, इन सबको ये सब चीजें सिखाते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 8 तरह की इनकम हमारी जनरेट होती है अगर हम यही सब चीजें अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी सिखाते हैं। एक्यूमुलेटेड बोनस, परफॉर्मेंस बोनस हमारा बढ़ता रहता है 7 to 22% तक। उसके बाद हमें मिलता है 5 से 20% का डिस्काउंट। और अगर उन सारे प्रोडक्ट को हम थोड़ा थोड़ा अगर सेल भी कर रहे हैं तो हमें रिटेल प्रॉफिट भी 5 से 20% का हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद मिलती है हमें लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, डायरेक्टर बोनस, कार फंड, टूर फंड, होम फंड।
तो फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मोदी केयर से मिलते हैं। क्या आप ये सब मोदी केयर से लेना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिले, आप भी अपना सामान खरीद के पैसे कमाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स आपका समय शुरू होता है। अब योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब मैं अपने सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से सेशन का एंड एक स्टोरी से करना चाहूंगी। एक चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता है, तो वो जंगल में जाता है। क्योंकि वो चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता है, तो अपनी हैबिट से लाचार होता है, तो वो जंगल में जाता है। तो उसका मन करता है, मौसम भी अच्छा हो रहा था, उसका मन करता है कि क्यों ना एक मूर्ति बनाई जाए। तो वो मूर्ति बनाने लगता है। तो एक पत्थर तराशता है, जैसे उस पत्थर पे छेनी हथौड़े की मार से शुरू करता है, उसको तराशना शुरू करता है, तो पत्थर बोलता है मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो, मुझे मत छोड़ दो, मुझे दर्द होता है। तो मूर्तिकार बोलता है भाई मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सुंदर आकार देना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा हो सके। तो कहता नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो मूर्तिकार वहां से चला जाता, उस पत्थर को छोड़ देता, आगे जाता है, उसको एक पत्थर और मिलता है, बड़ा सा पत्थर मिलता है। वो सेम काम उसके साथ भी करता है, उसको तराशना शुरू कर देता है, हथौड़ी से, छेने से उसको तराशना शुरू कर देता है। पत्थर फिर कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार उससे कहता है भाई मैं तुम्हें नहीं मार रहा, तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, मैं तुम्हें एक सुंदर आकार देना चाहता हूँ जिससे लोग तुम्हारी पूजा करें, तुम्हें एक मूर्ति के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा पेन सहन कर लोगे तो तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तो पत्थर मान जाता है। तो मूर्तिकार अपना काम शुरू करता है। धीरे धीरे 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। एक दिन वो मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। वो गांव की मुखिया की मूर्ति बनाता है, क्योंकि वो अपने गांव के मुखिया को भगवान की तरह पूजा करते थे। तो वो गांव के मुखिया की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तो मूर्तिकार सोचता है, बहुत बड़ी मूर्ति होती है, वो अकेले गांव में तो ले जा नहीं पाता, तो वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो इसे ले जाऊंगा। तो जब वो अपने गांव में पहुंचता है, वहां पे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और मूर्तिकार के पास आते हैं, उससे बोलते हैं कि हमने ऐसा सोचा है कि हमारे जो मंदिर है उसमें हम अपने देवता की मूर्त रखें। हम गांव के मुखिया की वहां पे मूर्ति रखना चाहते हैं, क्या आप हमारे लिए एक मूर्ति बना दोगे? तो मूर्तिकार बोलता है वाह क्या सहयोग है कि आज ही मैंने मूर्ति बनाई है और आज ही इन सब लोगों के दिमाग में ये विचार आया। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी एक मूर्ति बना चुका हूँ। तो वो गांव से कुछ लोगों को ले जाता है, हट्टे कट्टे लोगों को ले आता है, 5-6 लोगों को, बड़ी भारी मूर्ति होती है, उसको उठा के लाते हैं वो सब लोग और मंदिर में उसकी स्थापना कर देते हैं। तो उसकी पूजा होने लगती है। उसके बाद फिर गांव वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि मूर्ति तो आ गई, पूजा स्थापना होने लगी, बट हमारे पास नारियल फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं है। कितना अच्छा हो कि एक पत्थर हमें मिल जाए जिसपे हम लोग नारियल फोड़ सकें। उसके बाद मूर्तिकार जंगल में जाता है और वही पत्थर उठा के ले आता है। तो जिसपे लोग नारियल फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होता है, पत्थर और जो पत्थर बनी मूर्ति होती है दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। जिसपे नारियल फोड़े जा रहा होता है वो पत्थर बोलता है कि यार तुम कितने लक्की हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें माला चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम कितने लक्की हो। जो पत्थर मूर्ति बना है वो बोलता है कि यू आर रिफ्यूज्ड द पेन, तुमने मना कर दिया था पहले दर्द लेने के लिए, तराशने के लिए, उसके बाद मेरे को चांस मिला, मेरी बारी आई और मेरे को ये चांस मिला तो मैं आज पूजा जा रहा हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम से डर जाते हैं और कोई भी पेन लेने को तैयार नहीं होते। हमें कितने सारे, हम किसी भी बिजनेस में हो या चाहे हमारी लाइफ हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, इंसल्ट होती है, हम सबसे हार मान के घर बैठ जाते हैं, हम कहते हैं हमारे बस का नहीं है, हमारे लिए बनानी है। बट ये मिस्टेक, फेलियर्स, रिजेक्शन और ये फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट, ये सारी क्या है, हमारी सक्सेस की है, सक्सेस की सीढ़ियां हैं। अगर हम इन सबको पार कर लेते, इतना पेन ले लें एक बार में, तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए और हम सबके सपने पूरे हो जाएं। तो इसलिए डोंट क्विट, डोंट गिव अप, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। मैदान छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते। तो फोकस योर ड्रीम्स, don't waste your time. Thank you so much. That's all from my side. Hand over Pradeep sir. Thank you so much again.